अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आज के दिन का आगाज़ हमारी तरह आपका भी बहुत अच्छा हुआ होगा। हमेशा जब सुबह उठें तो अल्लाह पाक का सबसे पहले शुक्र अदा करें कि एक और ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी, एक नया दिन गुजारने का हमें मौका दिया है और मोहलत दी है कि हम कुछ अच्छा कर सकें। खैर अच्छा तो हर कोई करना चाहता है जनाब। जिस तरह पंजाब हुकूमत भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है कि स्मॉग से जान छूट सके, इस फ़ज़ाई आलूदगी को किसी न किसी तरह कंट्रोल में लाया जा सके कि जो पीर से हफ्ता है वो रात को 10 बजे दुकानें बंद हो जाया करेंगी, रेस्टोरेंट्स जो है वो 11 बजे तक बंद होंगे और जुम्मा हफ्ता इतवार जो है रेस्टोरेंट्स हैं वो 12 बजे, उनको थोड़ी सी मोहलत दे दी गई है कि वो 1 घंटा आगे चले जाएंगे। इसी तरह जो बाकी जैसे दूध की दुकानें हैं, फार्मेसी है, हॉस्पिटल्स हैं, ये बाकी जो चीज़ें हैं जो इमरजेंसी की सूरत में कह लें कि उधर लोग जा रहे होते हैं, वो सारे इस चीज़ से इस्तिस्ना उनको हासिल है, वो उनके ऊपर ये टाइमिंग लागू नहीं होती है। लेकिन बाकी जो बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ठेले आपको नज़र आ रहे होते हैं बाहर, आपको बारबेक्यू शॉप्स नज़र आ रही होती हैं, आपको बाकी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उनके लिए अब जो है ये कि टाइमिंग रिवाइज़ की गई हैं। ये 2023 में ये पूरा एक लेकर आया गया था, ये कह लें कि कानून बनाया गया था कि जनाब इसके ऊपर अमल दरामद होगा और उसको रिवाइज़ किया जा रहा है। तो ताकि किसी न किसी तरह इस स्मॉग से छुटकारा पाया जा सके तो हमें भी गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव में उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ मुआवनत करनी चाहिए ताकि इस फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे से हम लोग निकल सकें। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज कल आपको पता है कि मुख्तलिफ जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो सब्ज़ियाँ मौसमी आना शुरू हो जाती हैं, फल मौसमी आना शुरू हो जाते हैं ताकि उस मौसम के अकॉर्डिंगली हमारी जो सेहत है उसका ख्याल रखा जा सके। तो आजकल आपको जनाब सिंघाड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा मार्केट में नज़र आते होंगे। सिंघाड़ों के बहुत फ़ायदे हैं, कहा जाता है कि इनको खाना चाहिए, ये कैल्शियम रिच होते हैं, फिर इनके अंदर पानी की मिकदार बहुत अच्छी होती है। तो इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं उस पर बात करेंगे। फिर केलों के हवाले से बात करेंगे, बनानास के हवाले से। ये तो 12 महीने हमें मिल रहे होते हैं। इनके अंदर भी ऐसे फ़वाइद मौजूद हैं जो कि आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं। तो आज इन दोनों को डिस्कस हमने करना है। सिंघाड़ों के फ़ायदे भी आपको बताने हैं और केलों के फ़ायदे भी आपको बताने हैं। तो इस पर बात करने के लिए हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़ साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। हकीम साहब आज हमने सिंघाड़ों के हवाले से बात करनी है और केलों के हवाले से बात करनी है। तो सबसे पहले सिंघाड़ों से बात शुरू कर लेते हैं। आज मौसमी फल है सब्जियों का, और ख़ास तौर पर सर्दियों का, सब्जियों कह रही हूँ मैं। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, हमें ठेलों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, घर में भी लोग लेकर आते हैं और इनका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। क्या क्या फ़ायदे हैं सिंघाड़े के? अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे ये अल्लाह ताला ने जो फल बनाए हैं इसके अगर मौसमी लिहाज से जिस मौसम में ये पैदावार हो उसी मौसम में ही खाने चाहिए। इसके अलावा इसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। जैसे हम सिंघाड़ों की बात करें तो ये एक आम फल गिना जाता है। लोग इसकी शक्ल देख के तो कई लोग तो इसको खाना पसंद नहीं करते कि ये आम सी चीज़ है। होता है ये बहुत ज़्यादा। हाँ जी, और ये तालाबों के ऊपर होता है, ठीक है। और इसके फ़वाइद इतने ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले तो इसमें फास्फोरस है, ठीक है। उसके बाद इसमें पोटाशियम है, ठीक है। इसमें विटामिन ई और सी दोनों पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे बेहतरीन चीज़ है कि ये देखिए इसका जो छिलका है ना जिसको हम आम नॉर्मल समझते हैं ये अच्छा नहीं है, लेकिन इसके छिलके के फ़ायदे आपको बताता हूँ पहले कि ये जो छिलका है अगर इसको खुशक कर लिया जाए, खुशक करके इसका पाउडर कर लिया जाए, पाउडर करने के बाद दांतों का मंजन बेहतरीन है। अगर दांत हिलते हों, कमज़ोर हों, दांतों से पीप आ रही हो, खून आ रहा हो, तो इसका छिलका जो है इसका मंजन करें, बेहतरीन है। उसके अलावा अगर इसका छिलका इसको जला लिया जाए, जला के इसका पाउडर कर लिया जाए, पाउडर करने के बाद इसको आप अगर शहद में मिला के इस्तेमाल करवाएं तो खांसी के लिए अच्छा। अगर इसको आप ज़ख़म है, आपके ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ आप लगाएंगे तो ज़ख़म खुशक कर देगा फौरी तौर पे, यानी कि इसका बैरूनी तौर पे फ़ायदे होगा।
उसके बाद गिरी के हवाले से, ये जो गिरी होती है ये आम रूटीन में अगर इसको बरियां करके, देसी घी में बरियां करके शहद में मिला के खाया जाए तो इस मौसम में जो खांसी नज़ला ज़ुकाम है इसके लिए काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा इसके फ़वाइद में इनफर्टिलिटी, मर्द और औरत दोनों के लिए अच्छा है, मादा नदिया को पैदा करता है, इनफर्टिलिटी जिनको है होती है, उसके अलावा उनके लिए भी, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, पट्ठों के खिंचाव के लिए बहुत अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रोल को ये कम करता है, दिल की धड़कन, ऐसे अफराद जिनकी दिल की धड़कन हर टाइम तेज़ रहती है उनके लिए बड़ा मुफीद है। ऐसे अफराद, ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिन्हें डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो, लिकोरिया की शिकायत हो, उसके लिए बड़ा अच्छा है। उसके अलावा ऐसे जिनके यूरिन में जलन होती है आम रूटीन में अक्सर औकात, उसके लिए बहुत अच्छा है। हाथ पाँव में जलन होती हो उसके लिए इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यानी कि कहने के लिए ये आम चीज़ है लेकिन फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हों उनके लिए बड़ा मुफीद है, उनको खिलाना चाहिए, लेकिन इसकी मिकदार, अब ये जो खुशक सिंगाड़ा मैंने रखा हुआ है इसका फ़ाइन पाउडर करके, तो ये बच्चों का अगर कद बढ़ना हो, ना बढ़ रहा हो, मोटे ना हो रहे हों तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। इसके अंदर आप ये ले लें और इसके अंदर आप उसका मगज़ बनोला, पंबा दाना शामिल कर लें और असगंध नागोरी शामिल करके इसका पाउडर करके दे सकते हैं, दूध में मिला के, बड़ा बेहतरीन है। और इसके लिए हमें ड्राई सिंघाड़ा चाहिए, ड्राई सिंघाड़ा। और ऐसे अगर आपने खाना हो तो इसकी मिकदार कलील रखनी है, 2-3 से ज़्यादा नहीं खाने। अगर आप ज़्यादा खाएंगे ना तो उसका नुकसान भी है, ये कब्ज़ पैदा करता है। ऐसे अफराद इसका इस्तेमाल ना करें। ये कॉन्स्टिपेशन करता है, गैस भी पैदा करता है। ऐसे पेशेंट जिनको पहले ही कॉन्स्टिपेशन है वो इसका इस्तेमाल ना करें। हमें तो लगता है कि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो लोग कहते हैं कि आपका जो वाटर लेवल है उसको भी ये मेंटेन करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ कसरत से खाई जाए और ज़्यादा खाई जाए तो वो नुकसानदेह है। आप एक लिमिट तक खाएं, 3 से 5 दिन खा लें, कोई मसला नहीं है, नमक लगा खा लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो यहीं पे खड़ा हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ख्याल करना है, ठीक है। इस लिहाज से इसको खाया जाए तो सिंघाड़े के बेहतरीन फ़वाइद हैं, ठीक है, कि ये दिल के लिए भी बड़ा अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल को भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, गर्मी के लिए इंतहाई मुफीद है, ठीक है, ठीक है। कमज़ोरी के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। नहीं तो ये जो शुगर वाले पेशेंट है वो खा सकते हैं? शुगर के लिए बड़ा बेहतरीन है। शुगर, अगर शुगर कंट्रोल करनी है इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, शुगर भी इससे कंट्रोल होती है, लेकिन टाइप 2 वाली, टाइप 1 वाली नहीं, वो पेशेंट ये खा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कम मिकदार में खाएं, कम मिकदार में, ठीक है, उन्होंने भी कम। और जो हाइपरटेंशन वाले वो भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, ठीक है। मिकदार का सिर्फ आप लोगों ने ख्याल रखना है, थोड़ा सा ख्याल रखना, और नमक लगा के ना खाएं। हाँ जी, बस। जो बीपी वाले लोग अब बीपी वाले लोग नमक अगर खाएंगे तो उसका बीपी बढ़ेगा, अदरवाइज नमक के बगैर खा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ऐसा उनका इशू नहीं है तो ये खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी, बच्चे अगर इस तरह नहीं खा रहे तो उनको पाउडर की फॉर्म में दे दें, और पाउडर बनाना है तो हमें ये ड्राई वाला चाहिए, ड्राई वाला लेके ना पाउडर बना के तो इसका इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन चीज़ है, बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। बड़ों के लिए भी बड़ा मुफीद है, ठीक है, कि बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी बहुत बहुत ये अच्छा है। इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं वो भी जानेंगे, साथ ही साथ हमने केलों के हवाले से बात करनी थी कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, ये इसमें सबसे पहले जो इसका मिजाज होता है ना, बनाना केला जो होता है, इसमें अगर तो कच्चा केला होगा तो उसका मिजाज होगा सर्द खुश्क, ठीक है, वो उसका मिजाज। और इसके, और जो इस तरह पका हुआ केला होगा उसका मिजाज होता है मोतदल और नरमी पैदा करता है, आंतों के अंदर मुलय्यनपन पैदा करता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा और इसके फ़ायदे में फ़र्क है। अगर खुशक केला, वो कच्चा वाला केला खाएं तो उसके फ़ायदे, अगर किसी को बलगम वाली खांसी है उसके लिए अच्छा है, उसके अलावा लिकोरिया का मसला है औरतों को, उसके लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसका अगर ब्लड आ रहा है, आपको बवासीरी खून आ रहा है, तो उसके लिए तो फौरी एक खुराक थोड़ी सी आप खाएंगे वो केला बनाना, तो उसी तरह फौरी तौर पे सुकून दे देगा। अगर इसके ऊपर बात करते हैं तो ये इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी सारी चीज़ें पैदा की हैं। पोटाशियम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गुर्दों के मरीज़ जो है जिनका क्रिएटिनिन और यूरिया बड़ा होता है उनके लिए ये नुकसानदेह है। ऐसे अफराद को बनाना नहीं खाना चाहिए, रात को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे अफराद जो बूढ़े हैं, बलगम रेशा ज़्यादा है, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही है। उसके अलावा इसके जो फ़वाइद हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने ऐसे पेशेंट जो फरबा नहीं हो रहे, दुबले हैं, पतले हैं, उनको ये बनाना और ये खजूर, इसका मिल्क शेक बना के ऊपर थोड़ा सा छिलका इसबगोल डाल के वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिस्म फरबा हो जाता है। ऐसे अफराद जो खिलाड़ी या बच्चों के लिए बड़ा मुफीद है, क्योंकि हड्डियों को बड़ी ज़्यादा ताकत देता है। इसमें विटामिन सी है और विटामिन ई है और विटामिन ए वाफर मिकदार में है, और इसमें आयरन भी है
कैल्शियम भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी प्रोटीन भी इसमें शामिल है, जिनके एक पूरी कह लें कि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें पाई जाती हैं। इसके लिए इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। चंबल के लिए आप अगर इसका छिलका उतार के ऊपर लगा लें चंबल के ऊपर, या केला ही इसको नरम करके चंबल के ऊपर लगाएं, दाद है, चंबल है, खारिश है, फौरी तौर पर रिजल्ट है। अगर इसका लेमन के रस में इसको मिक्स करके अच्छी तरह पेस्ट बना लिया जाए तो गंजपन के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे अफराद जिनके बाल नहीं आ रहे, गंजे हैं, उनके लिए भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वाह जी वाह। से लेमन के अंदर लेमन जूस और उसके अंदर ये मिला के पेस्ट बना ले और वो सर पे पेस्ट लगा ले। उसके बाद ऐसे अफराद जिनके दांत कमज़ोर हैं, दांत जो है दर्द करते हैं या ठंडा गर्म लगता है या खून आता है, वो ब्रश के ऊपर इसे पेस्ट बना के थोड़ा सा लगा के ब्रश करेंगे तो दांत मजबूत होंगे। उसके अलावा अगर घर में बाजू का तो बच्चे या औरतें कोई किचन में काम करते हुए जल जाए कोई हिस्सा, फौरी तौर पे इसका पेस्ट बना के लगा लें, फौरी तौर पे अफाका है। ये आंवला नहीं बनने देता। उसके बाद आजकल फ़िश का मौसम है, अगर आप फ़िश खा रहे हैं तो कंडा आपके चला गया है, तो उसके लिए फौरी तौर पे आपने 2-3 बनाना खा लें, वो फ़ौरन अल्लाह के हुक्म से निकल जाएगा, फ़ौरन, ठीक है। अगर फ़ौरन नहीं निकलेगा तो 2-4 दिन लगातार खाएं, वो ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बहुत सारे फ़ायद में से एक फ़ायदा ये है, ऐसे अफराद जिनको नक्सीर फूटती है, नाक से, गर्मियों में खास तौर पर ये होता है लोगों को, तो उसके लिए भी बड़ा मुफीद है। ऐसी मेरी बेटियां जिनको कसरतें हैं, जिनके मेंसेस आते हैं रुकते ही नहीं है, उनके लिए भी बड़ा कमाल का इसका रिजल्ट है। बवासीरी खून के लिए बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, फौरी तौर पे ये रोक देता है, ठीक है। यानी कि इसकी अफादियत जो है एक जगह पे नहीं है, ये मुलय्यन होता है। अगर आपको खुशक खांसी आ रही है, रुक नहीं रही, तो आप चीनी के साथ इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। यूजुअली कहा जाता है ना कि अगर आपका गला खराब है या आपको चेस्ट इन्फेक्शन है या फिर आपको बलगम वाली खांसी है तो आप ना ये ना खाएं। मैंने आपको एक पहले बात की, एक तो रात को नहीं खाना चाहिए। एक ऐसे अफराद जिनके अंदर बलगम की पहले बहुत ज्यादा ज्यादा है, उन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे देखें ना, बच्चों के अंदर देखें, बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कितना खाते हैं, बिल्कुल उनको, लेकिन बच्चों में अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है, बच्चों के अंदर तरी और गर्मी होती है, तो ऐसी चीज़ें खाने से उनके अंदर बढ़ोतरी पैदा होती है, बलगम नहीं इतनी आती। सही है। लेकिन बड़ों के अंदर चूंकि उनका मिजाज के अंदर खुश्की आ चुकी है तो उन्हें ये बलगम पैदा करता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल इसके ना उसके बाद आपके कहीं भी जख्म है, बाज़ औक़ात ये कट लग गया, आप कोई छुरी से काम कर रही है, कट लग गया, तो इसका जो ये होती है ना ये चीज़, इसकी वो डंडी कह लें, वो जो तना होता है, उसको आप फौरी तौर पे निचोड़ के उसका पानी लगा दें, फौरी तौर पे वहाँ पे ना वो जो कट है वो बंद हो जाएगा और ब्लड नहीं आएगा। सही है, यानी कि इसके फ़ायदों में। और ये आम रूटीन में अक्सर औक़ात जो मेरे बेटे या भाई जिनको जरियान एहतलाम का मसला होता है, उसके लिए बड़ा कमाल है कि दोपहर के टाइम दही के अंदर अगर 1 पाव दही लिया है तो 3-4 केले उसमें काट के डाल लें और वो खाना शुरू कर दें, तो इससे उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त फ़ायदे वाली चीज़ है। हम केलों के हवाले से और सिंघाड़ों के हवाले से बात कर रहे थे कि इनके फ़ायदे क्या है, कौन कौन खा सकता है और किस तरह खा सकता है। हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया कि आप आए और इसके ऊपर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ सेहत के शोबे के हवाले से बात कर लेते हैं। जिन्ना हस्पताल में मरीज़ों की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और जिन्ना हस्पताल की जो रीवैम्पिंग का मंसूबा था वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसके तहत ICU, ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल और गायनी 1 के शोबे जो है ना वो सब के सब अपग्रेड हो चुके हैं। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी और CCU के शोबाजात भी अपग्रेडेशन के बाद वापस जा चुके हैं। जिन्ना हस्पताल में 15 से ज़ायद जो जदीद मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स भी काम कर रहे हैं। मज़ीद इनमें क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, मरीज़ों को किस तरह सहूलियात अच्छी मिल रही हैं, इस पर बात करनी है। फिर डेंगू के हवाले से भी हमने बात करनी है। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन मुनीबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जिन्ना हस्पताल की रिवैम्पिंग अल्लाह करके ख़त्म हो ही गई है। कितने साल लगे वैसे इसकी रिवैम्पिंग को? कितना अर्सा दरकार था? देखिए मुनीबा, ये जो इंटरम सेटअप आया था हमारा, तो तब से था ये, तब से ये शुरू हुई थी। अब हमारे जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उस वक्त CM पंजाब थे, हाँ, तो उनका ये इनिशिएटिव था कि हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए जो इक़दाम हैं वो करने चाहिए। और ख्वाब अच्छा था
लेकिन चूँकि फिर सम हाउ एनी रीज़न्स मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डिले होता गया। अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो डिले का शिकार है। ठीक है। होता ये है कि जब आप रीवैम्पिंग जब करते हैं तो डिपार्टमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, तो यही हाल जिना हॉस्पिटल के अंदर भी था। ये आपने जो 7-8 डिपार्टमेंट्स के नाम लिए हैं, जिसमें मेन आईसीयू था वो भी अपनी जगह से दूसरे जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स थे उनको सफ़र करना पड़ रहा था। अगर सपोज़ एक आईसीयू में 20 वेंटिलेटर्स के बेड थे तो उनकी तादाद कम होके 5, 6, 7 पे रह चुकी थी। तो इस तरह के बड़े मसाइल थे। सर्जिकल 1 था, गायनी 1 था, सर्जिकल था, मेडिसिन का था, ऑन्कोलॉजी था, तो ये सारे तो अब भी जो रिसेंट सेटअप जो आया है तो उसने इसको जो है अर्जेंसी इसको मुकम्मल किया है। तो अब ये फ़ेज़ 1 की जो रीवैम्पिंग थी ये मुकम्मल तौर पे कर ली गई है। तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं ये अपनी अपनी पुरानी जगहों पे वापस जा चुके हैं और अब ये पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस वक्त जो है ये काम कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट जो है मरीज़ों को होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और मरीज़ डॉक्टर्स को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और दोनों का भला होगा। एक अच्छे तरीके से जो काम है ये चलता है। तो इस रीवैम्पिंग में कोई मरीज़ों की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ी है? नहीं, कैपेसिटी नहीं बढ़ी, सिर्फ अपग्रेडेशन थी। अपग्रेडेशन इन द सेंस के रेनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। उसमें जो 4 दीवारी है या रेनोवेशन का जो काम है वो हुआ। जो बिस्तर्स की तादाद थी, जो बेड्स की तादाद थी, उसमें कोई खतर खा इजाफा जो था वो नहीं हुआ। अभी जिस तरह आपने बात की कि जो जदीद ऑपरेशन थिएटर्स है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। वहाँ पे जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है गोहर जाज, उनको भी इनका मैनेजमेंट जाता है। प्रोफेसर तैयबा वसीम है उनकी आज का प्रिंसिपल, उनको भी क्रेडिट जाता है। और चूँकि ये हम जब भी अक्सर बात करते हैं कि ऑपरेशन करवाया, इन्फेक्शन हो गई, अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक्स थी वो खिलाना पड़ती थी, वो देना पड़ती थी। और दुनिया चूँकि इस वक्त जो मॉड्यूलर जदीद जो ऑपरेशन थिएटर हैं स्टेट ऑफ द आर्ट उन पे जा चुकी थी, हम अभी इक्का दुक्का जा रहे हैं। अभी तकरीबन जिना हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्लास फ्री जो बने हैं मॉड्यूलर वो बने हैं, ये इन्फेक्शन फ्री है। इनकी जो सराउंडिंग्स में जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे बैक्टीरिया ठहरता ही नहीं है। सम टाइम जब ऑपरेशन होता है बैक्टीरिया या वायरस जब निकलता है या पैदा होता है तो वो स्प्रेड करता है। तो उसके अंदर जो फिल्टर्स हैं, जो चीज़ें वो जो हेपा फिल्टर्स हैं वो ऐसे लगते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। मतलब उनकी एयर जो है वो चेंजिंग होती रहती है, प्योरीफाई होती रहती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट को ख़तरा कम होता है कि वो इन्फेक्शन ले जा सके और उसमें फिर एंटीबायोटिक भी जो स्ट्रेंथ है वो भी देने की जो है ये कम हुआ। हमारा तो यहाँ पे ये होता है कि जितना अच्छा भी हो जाए ऑपरेट तो 7 दिन के बजाय बाजू का 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स 2 देनी पड़ती है। फिर वहाँ पे जो काम करने वाला अमला है उसको भी इन्फेक्शन से बैक्टीरिया से बचाने के लिए सारा बनाया गया। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो वो 1 टच पे है सिस्टम सारा। तो जिस पे वो सारा करता है वो बड़ा अच्छा ग्लास फ्री। जिना हॉस्पिटल में ही हुआ है अभी मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, चूँकि ये जब इंटरम सेटअप में शुरू हुआ था तकरीबन ये 15 एक बन गए हैं। जिना हॉस्पिटल इसी तरह चिल्ड्रन में भी बने हैं, सर्विसेज में बने हैं, म्यो हॉस्पिटल्स में भी बने हैं। और ये चूँकि इनकी तादाद है अभी थोड़ी, मतलब 3-3, 4-4 बन रहे हैं। तमाम जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो भी मॉड्यूलर सिस्टम पे और अभी जो है अपडेट नहीं गए। और आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात ये कि अब आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, हमारे जो बड़े बेशतर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास भी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है। अच्छा, उनके पास जब आप जाएं ना तो अगर आपने सिंपल ऑपरेट करवाना है तो वो सपोज किसी जनरल सर्जरी का आपसे 3 से 4 लाख ले लेंगे। अगर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स में जाके करेंगे तो डबल हो जाएगी। मतलब अगर 4 लाख लेना तो 8 लाख हो जाएगी। क्योंकि वहाँ का जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो इन्वायरमेंट, फिर डॉक्टर्स को वहाँ पे जो काम करने का बड़ा मज़ा आता है। बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट उनको विजिट किया है, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि ग्लास फ्री जो होता है तो उसमें पेशेंट भी जाके अल्टीमेटली जो ना बड़ा हैप्पी होता है कि एक बड़ी अच्छी जगह। ऑपरेशन थिएटर्स इंडीड ऐसे होने चाहिए। और हमने वो भी ऑपरेशन थिएटर देखे हैं कि बंदा कहता है यार यहाँ पे ऑपरेट होना है। पिक्चर्स में भी आपने भी देखा होगा। तो बगैर लाइट्स के भी ऑपरेशंस हो रहे हैं। हाँ, तो अक्सर लाइट्स भी जो है वो खराब होती हैं, बाजू का टॉर्च पकड़े के साथ, फोन की टॉर्च के साथ जो है ना वो ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ऐसे वाकयात भी हुए हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त की जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, नो डाउट
कि वो सेहत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का जाल बिछा रहे हैं। जिना हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, हम अक्सर जिना हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा ये हमेशा लाइमलाइट में रहता है, ख़बरों में रहता है, और हमेशा उसके वहाँ पे जो उनका जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जो माफियाज़ हैं वो हर दौर में कोई ना कोई रहा है, जिसकी वजह से उनके हालात जो है ना ये ख़राब रहते हैं। तो वहाँ पे मैं उनको कहता हूँ, गोहिर जाज साहब की हमेशा मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने हमेशा इस सिस्टम को लेके बड़ा अच्छा चलो, उन्होंने ख़ुद भी अपनी फाउंडेशन बनाई है, ख़ुद भी बड़ा अच्छा डोनेट करते हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी है, और वो एक सिस्टम को लेके चलते हैं। अक्सर जब मशीनें ख़राब होती हैं तो ख़ुद अगर बजट नहीं आ रहा होता तो अपने फंडिंग से वो करवा देते हैं। मैंने वो भी देखा है कि MS को वो रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपये देते थे कि अगर मेडिसन में एमरजेंसी में कोई मेडिसन नहीं है तो नीडी पेशेंट आपके पास आए तो आपने उनको या तो पैसे दे देने या ख़ुद से उनको मेडिसिन मंगवा के देनी है। चलिए ये तो हो गया ना थोड़ा अब जिना हॉस्पिटल के हवाले से। डेंगू का आजकल बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। हुकूमत क्या इनिशिएटिव ले रही है डेंगू को कंट्रोल करने के हवाले से? स्मोक को तो कंट्रोल कर रही है, डेंगू भी बहुत ज़्यादा पर फैला रहा है अपने। देखिए मनीबा, जिस तरह गवर्नमेंट स्मोक को कंट्रोल कर रही है इसी तरह डेंगू को कंट्रोल कर रही है। और अब चूँकि डेंगू तो तभी कंट्रोल होना है जब टेम्परेचर थोड़ा सा मज़ीद डाउन होगा। अभी मेरा ख्याल है 12 से 18 तक पहुंच चुका हुआ है, तो जब ये 10 से नीचे जाएगा, अल्टीमेटली जब 5 से नीचे जाएगा तो डेंगू मुकम्मल इरेडिकेट हो जाएगा। अभी चूँकि हमारे यहाँ इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा मानसून की बारिशें हुई थी, फिर सैलाब भी आया, फिर हमारे इर्द गिर्द जो पानी खड़ा होता है हम उसकी निकासी आप नहीं करते घरों में, वाटर कूलर्स में। तो अब मैं अपने लोगों को ये बता दूं कि इस वक्त जो डियाग है वो तो खैर अब डेंगू की जो डेथ है उनको रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस वक्त डेंगू के कॉम्प्लिकेट जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं, और उसमें ये लीकेज फेस हो जाती है, आपका ब्लड थिन हो जाता है, पानी जो आपका जो वाटर होता है पेट में चला जाता है या लंग्स में चला जाता है, जिससे अक्सर पेशेंट शौक में जाके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैं पिछले दिनों ये भी देख रहा था कि हम न्यूज़ की एंकर थी, वो भी डेंगू की वजह से जाम भाग हो गई। वो हुआ क्यों था? वो हुआ अब अभी तक हमारे पंजाब में डेंगू ने वो डेथ को रिपोर्ट नहीं किया हुआ। कल भी मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, उसने भी देखा जो डेंगू से डेथ हो गई। मैं उसको कह रहा था रिपोर्ट दिखाई ना, इसका NS1 इसका टेस्ट होता है। बेसिकली लोग वो करवाते नहीं है, CBC का करवाते हैं, उसमें प्लेटलेट्स कम आते हैं, हम सिर्फ प्लेटलेट्स को देखते हैं। एक और इसमें इंडिकेशन है HCT की, अगर वो आपका हाई होता है तो आपकी बॉडी के अंदर लीकेज फेस का अमल होता है, वो कुछ एक पेशेंट्स में होता है। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ड्रिप्स से लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब आपको लीकेज फेस का अमल शुरू होता है उसमें कंट्रोल्ड आपने ड्रिप्स देनी होती है ताकि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा आपकी बॉडी में ना जाए। अगर वो ज़्यादा अगर ओवर कर देंगे तो वो फिर आपके लंग्स में या पेट में पानी चला जाएगा और फिर वो डेंजरस साइन देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन होगा, शौक में जाएगा, पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको GPs अक्सर हमारे जो जनरल फिजिशियन है तो उनके पास ट्रेनिंग नहीं है कॉम्प्लिकेट पेशेंट से। उस वक्त आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये स्किल्स हैं, जिनको ये नॉलेज है, वो फिर कंट्रोल्ड एक तो ड्रिप लगाएंगे, फिर देखेंगे और उस पर फिर पेशेंट को मॉनिटरिंग के ऊपर रखना पड़ता है। उसका आपको ब्लड प्रेशर भी देखना पड़ता है, उसमें आपको इनका ऑक्सीजन लेवल भी देखना पड़ता है कि इस वक्त जो हार्ट बीट है वो कैसी है। तो ये सारी जब आप चीज़ें देखेंगे तो फिर पेशेंट अगर शौक में जाएगा तो बच सकता है, अगर वो घर में होगा या GPs के पास होगा तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो इस वजह से आजकल पेशेंट्स के फ्लो बहुत तेज़ हुआ है। ये जो मंथ है ये बहुत अहम है डेंगू के लिए, तो लोगों को भी चाहिए कि एहतियात करें, सुबह के औकात में, शाम के औकात में खासकर पूरे आस्तीनों वाले कपड़े पहने, और जो डेंगू के जो SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल करें। अगर फीवर होता है तो जो अपना CBC टेस्ट करवाने के बाद मुस्तनद डॉक्टर्स के पास जाएं ताकि अपना इलाज मुआवजा करा के बच सकें और इस डेंगू से बचा जा सके ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो सकें। तो मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। जिना हॉस्पिटल के हवाले से हम बात करते थे, रिवैम्पिंग के हवाले से बात किया, फिर डेंगू के मरीज़ों के हवाले से बात की है। बिलाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप आए। जनाब अब कुछ हमारे माशरे के हवाले से बात कर लेते हैं। यूजुअली हमें ना बचपन से ये सिखाया जाता है या हम ख़ुद भी अपने माहौल से सीख जाते हैं कि घर में कोई भी बीमार होता है ना तो आपने घर का माहौल बड़ा
पुरसुकून रखना होता है, रिलैक्स रखना होता है, बच्चे ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता, ताकि उस मरीज़ को ना एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके, उसकी सेहत अच्छी जल्दी वो रिकवर करे। इसी तरह जब हमें पता चलता है कि कोई बीमार है या हॉस्पिटलाइज्ड है या घर में बीमार है, तो उसकी अयादत करने जाते हैं, उसका पता पूछने जाते हैं कि वो कैसे है, तबीयत कैसी है, ठीक है नहीं है। लेकिन अब जो है ना रिवाज इस तरह का हो गया है। मैं तो जब बचपन में मैं देखती थी तो घर में अगर कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता था तो कोई एक आधा बंदा घर से जो बड़ा बुजुर्ग होता था वो जाता था कि चले हम अयादत करके आते हैं, अगले की दिलजोई करके आते हैं, थोड़ा सा हौसला अगले को देकर आते हैं, उसकी तबीयत पूछ के आते हैं, और वो 1-1.5 घंटे में वापस भी आ जाया करते थे। अब क्या हो गया है, अब अयादत करने के लिए एक पूरा दिन बाकायदा तौर पर निकाला जाता है, पूरी फैमिली को तैयार किया जाता है और पेशेंट के घर जाया जाता है अयादत करने के लिए, और जाके फिर ये भी फरमाइशें की जाती हैं कि भाई हमें अच्छा खाना भी खिलाया जाए, हमारे लिए एहतमाम किया जाए, ख़ुसूसन फ़ोन करके जाया जाता है जी हम इतने लोग आ रहे हैं आपके घर। तो ये तो फिर वही हुआ ना कि आप तैयारी पकड़ लें, हम लोग आ रहे हैं, वो खाने पीने की हो मुलाकात की हो, मतलब आप अयादत करने जा रहे हैं या आप अगले के ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारा मुआशरा किस साइड पर जाता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है MSF फाउंटेन हॉस्पिटल के, और जो लोगों की नफ्सियात है ना उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। डॉक्टर साहब आजकल अयादत का जो असल मकसद है कहीं खो चुका है, दिखावा हो चुका है, या फिर ये दिलजोई ही है लेकिन इसका जो कह लें कि मॉड्यूल है वो अलग हो गया है? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आपके सारे नाजरीन को, आप सबको, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती मुबारक पे। एक और दिन सेहत के साथ अल्लाह की शुक्रगुजारी आप सब के साथ। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और मैं ये समझता हूँ कि इस पे बात करते रहने चाहिए, क्योंकि ये रोज़ का अमल है, और इस अमल में क्योंकि हमें कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है आदत की, और कभी हमारे अजीज़ों को प्यारों को आदत की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि आदत अब तकलीफ़ बन गई है, आदत तो अब तकलीफ़ बन गई। अच्छा, जो जाने वाले हैं वो भी मुश्किल से जा रहे हैं, और फिर जा किस तरह रहे हैं वो भी आपने डिफ़ाइन किया है कि पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि भाई हम लोग इतने लोग आ रहे हैं और आपने हमारे लिए ये बना के रखना है। जबकि अगर हम जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है और जिस कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है उसमें तो अगर हम बात करें तो 11 तरीके के ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके जाना पड़ता है आदत के लिए, ये अगर उस रूल्स को पढ़ लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोई 2-3 बातें ज़रूर इम्पॉर्टेंट बता दूं, और जो मेरी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि डॉक्टर जो है वो आपके जिस्म का इलाज करता है, लेकिन जो आदत है वो आपके रूह का इलाज करती है। और ये ऐसी खूबसूरत बात है कि अगर हम इसको समझ लें तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। मैंने ऐसे कही है क्योंकि मैं, आपको पता ही है कि मैं कई दहाइयों से साइकेट्री के इलनेस के हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जहाँ पे आदत नहीं होती, आदत का तस्वुर ही नहीं है कि कोई मिठाई लाए और फूल लाए। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैंने बड़ी नोट की हैं और मैं इसका ज़िक्र आपके प्रोग्राम में इसलिए भी करना चाहता हूँ कि एक पेशेंट हमारे पास इतना तकलीफ़ में और साइकेट्री की ऐसी बीमारी में मुब्तला था कि बड़ी मुश्किल बीमारी है जिसको रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें दवाएं भी हाई डोज में दी जाती हैं और मुश्किल से वो कुछ बेहतरी की तरफ आता है। जवान बच्चा इतना हाइपर के वो मुसलसल चक्कर लगाता रहता था, इतना चक्कर लगाता था कि वो अब जूते जो उसको पहनाए जाते थे वो भी घिस जाते थे। किसी से बात नहीं करना, बस उसके जहन में जो गालियाँ आनी है वो देते रहना। एक दिन हमने ये देखा कि एक हैरान कुन बात हुई, कई सालों के बाद एक मरीज़ वहाँ पे एडमिट हुआ नया। उसने किया क्या, उसने उसका जो है वो सिर्फ इतना काम किया कि उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलने लगा। जब उसके साथ हाथ पकड़ के चलने लगा, जब भी वो हाथ पकड़ता था वो गालियाँ देना रुक जाता। अब आपस में कोई बात नहीं कर रहे,
आप इस खूबसूरती को देखें जो हमारा स्टाफ देख रहा है, नेचुरली मुझे भी नज़र आ रहा है, शीशे से नज़र आता है वहाँ पे घूमते हुए ग्राउंड में। अब वो जब उसका हाथ पकड़े वो जनाब अली खामोश हो जाए। जो पहले किसी से बात नहीं करना, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, उसकी अपनी एक दुनिया जिसमें वो रहता था। आप देखें कितनी खूबसूरत मैसेज है कि सिर्फ एक टच से जो है ना वो उसकी एग्रेशन, उसकी नेगेटिविटी, उसके अंदर जो उसकी तकलीफ़, जहनी बीमारी की तकलीफ़ थी वो कम होती गई। ये एक ऐसी बात है कि जिसको अगर हम अपने घरों में करना शुरू कर दें ना, बड़ा फ़र्क पड़ जाने वाला है। जरा पकड़े तो हाथ बेटी का, बहन का, माँ पकड़े बेटी और बहन का हाथ, कभी जाके अपनी बहन के सर पे हाथ रख के देखेंगे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैंने एक स्टडी पढ़ी इसी दौरान जब आपसे बात हुई कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जिसमें मरीज़ों को लिया गया 2 ग्रुप्स में, और एक ग्रुप में जो थे वो सिर्फ यही किया गया कि 10 से 15 मिनट कुछ लोग जाके उन मरीज़ों के पास बैठ जाते थे और उनकी जो भी बातें हैं सुन लें या अपनी बात को सुना दें, सुन लें या सुना दें। सही है। तो इतना बड़ा इसका इम्पेक्ट मैंने देखा उस दौरान। उस रिसर्च के जब रिज़ल्ट बताए गए तो वो हैरान कुन रिज़ल्ट थे, और रिज़ल्ट ये थे कि उसमें 50% उनकी जो है ना वो सेहत दूसरे उस ग्रुप के मुकाबले में बेहतर हो गई कि जो जिनके पास कोई सुनने वाला या सुनाने वाला नहीं था। आप ये देखें ये कितनी शानदार बात है। तो मेरा एक स्टाफ जो मेरे साथ काम करती हैं, उनकी रिसेंट पास्ट में अभी उनकी एक बहन थी, वो बेचारी सीढ़ी से उतर रही थी तो वो गिर गई, उनकी कमर में चोट लग गई और वो काफ़ी तकलीफ़ दे हालात में हैं इस वक्त भी। तो उन्होंने मुझे बड़ा अपना एक्सपीरियंस बताया। कहते कि जब मैं हॉस्पिटल से घर जाती हूँ तो किसी दिन तो वो मुझे बहुत ही मोटिवेटेड मिलती है, खुशी से मिलती है, और मैं उससे इसका हाल चाल पूछती हूँ, और किसी दिन वो इंतहाई डिप्रेस और रोते हुए मिलना। तो जिस दिन वो मुझे रोते हुए मिलती है और डिप्रेस मिलती है तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ये हुआ क्या है। तो मेरी वालदा मोहतरमा जो उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी आदत के लिए उनके साथ रहती हैं, उन्होंने बताया कि इस मोहल्ले की एक औरत जो है वो आई इयादत करने के लिए। तो आके उसने बताया कि भाई ये मेरे बेटे को भी जो है ये इस तरह की चोट लगी थी तो आज तक ठीक नहीं हो सका। अब आप ज़रा देखें जो मैसेज है, ये जुमले जो हैं वो लोगों पे कितना इम्पेक्ट करते हैं, और हम कितनी आसानी से बोल देते हैं, कितनी आसानी से अपनी नेगेटिव बात कह दिया और उसके बेचारी की ज़िंदगी में चल ट्रमाइल आ गया, और वो रात तक, मैंने सुबह ये बात हुई तो रात तक उसको इतनी डिटोरेट हुई कि उसने अपना हाथ पैर जो हिलाने वाली एक्सरसाइज थी और वो करना वही छोड़ दिया कि जब मैं ठीक ही नहीं हूँ ना तो मुझे क्या करना है। कहते एक दफ़ा और मैं गई अपनी बहन के पास, मुझसे मिली जाके, तो मुझे बड़ी पॉजिटिव हाई स्पिरिट्स में नज़र आ रही है और बहुत अच्छी बात कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो वालदा ने फिर बताया कि जनाब अली एक पड़ोसन आई थी, अच्छा। उसने कहा कि तुम तो बड़ी शानदार लग रही हो, तुम्हें जो है वो तो तुम्हें अपने बच्चों के लिए जो है ना वो अपने आप को बेहतर करना है, और ये तो दिनों की बात है। किसने तुम्हें कह दिया कि तुम जो है वो तुम्हें ठीक नहीं हो सकती, तुम बीमार रहोगी। तो वो करें ये 2-3 जुमले जो है ना उसको इतने स्पिरिट्स के कि वो उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी और उसने जो है ना वो हाई स्पिरिट्स का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। देखिए जुमले का असर कितना पड़ता है। बेशक ऐसे आप देखें ना, हम घरों में क्या कहते हैं कि भाई तुम तो ठीक ही नहीं हो सकते, तुम ये नहीं कर सकते, इयादत करने के लिए शक्ल में ऐसे बन के आ रहे हैं कि जैसे तो तकरीबन वो जाने ही वाला है। मैं आपको अपना एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, और वो बड़ा एक शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये जब कोरोना का हालात थे, और आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अजाब जो मेरे ख्याल से हमारी नस्ल ने देखा, आप सब लोगों ने देखा है, और हम भूल गए क्योंकि हमें भूलने की आदत है, और हम भूल चुके हैं कि अल्लाह ने हमारा कितना बड़ा इम्तिहान लिया था। चले उसकी बड़ी मेहरबानी कि उसने निकाल दिया उसको। अच्छा, मुझे 3 दफ़ा उस दौरान कोरोना हुआ, और क्योंकि हमने अपना हॉस्पिटल बंद नहीं किया था तो पेशेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ मिलते जुलते थे, हमने पेशेंट चेक भी करने होते थे। 2 दफ़ा तो मैं ठीक हो गया, तीसरी दफ़ा जो था वो मुझे हत्ता कि ICU में जाना पड़ गया, और ICU में जब मैं गया हूँ तो हत्ता के CPAP तक और वेंट तक जाना पड़ गया, और मैंने ये अपनी आँखों से देखा मरते हुए लोगों को बेतहाशा। कुछ लोग बचे होंगे उस वार्ड में। अच्छा, लेकिन एक बंदे का जो अमल था ना, बल्कि 2 बंदों का अमल, जिसको मैं ज़रूर आपको अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़ा राज बताऊंगा। अच्छा, क्योंकि मुझे उन्होंने वार्ड में बिल्कुल
शुरू में रखा हुआ था, अच्छा। क्योंकि उनके हिसाब से मैं तकरीबन जाना ही वाला था। 85% मेरे लंग्स ख़त्म हो गए थे और एक दिन पहले ही मुझे पता चला था। उन्होंने कहा भाई इसके पास 1-2 दिन है। तो लाइट्स उन्होंने मेरे ऊपर डाली हुई थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी ये लाइट्स आपके स्टूडियो की है। एक पर्दा था जो कभी कभी वो मेरे ऊपर लगा देते थे, सही है, आपको पता है वो? जी जी। तो एक लड़का था जिसका नाम अली था, वो वहाँ पे अटेंडेंट था जो मेरी कुछ चीज़ें ठीक करता था, कि यूरिन बैग वगैरह ठीक करता था। आप सोचिएगा वो करता क्या था। वो ऐसी ज़िंदगी की अलामत था मेरे लिए कि जब वो अंदर आता था ना पर्दा हटा के, आपको पता वो आता किस तरह था? वो आता ऐसे था, ऐसे से करता। अच्छा, कहते डॉक्टर साहब क्या बात है, क्या शानदार लग रहे हैं आप डॉक्टर साहब, मैंने अभी मशीनें देखी हैं, आप तो बस कल छुट्टी होने वाली है आपकी, आप अभी जाने वाले हैं यहाँ से। और यकीन करो कि मैं 24 घंटे आईसीयू के अंदर, यानी जो बंदा जिसको वेल्ट सी पाइप लगा हुआ है और जो जिसको उसको नज़र भी आ रहा है मशीनों से कि उसके क्या अपने हालात हैं जब अवेयरनेस आ गई है, लेकिन उस लड़के की एक हरकत की वजह से क्या बात है, मुझे ज़िंदगी की अलामत नज़र आती थी। कहते थे डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया है कि आप कल छुट्टी हो जाएगी आपकी। क्या बात है। दूसरा, मेरी वाइफ आती थी आईसीयू के अंदर रात के 3 बजे 4 बजे, जब वो आती थी और वो डॉक्टर्स के पूरे कपड़े पे, आपको पता है ना कोरोना के हालात में क्या हालात, अलाउ भी नहीं था, पता नहीं बेचारी किस तरह से लोगों की इजाज़तें लेके पहुंचती थी आईसीयू में। मैं उस वक्त कोई खाना खाता था, इंतज़ार रहता था मुझे कि वो आएगी तो मैं कुछ खाऊंगा। क्या बात है। देखिए ये वो आदत है कि जो नॉन वर्बल आदत है, बेशक ऐसे ही कि जो आप मुंह से कुछ नहीं कह रहे, कर रहे हैं, लेकिन उसके जेस्चर, उसके एक्शंस, आपके रवैये ऐसे हैं। और कहाँ रवैया ऐसा है कि वो कहती है कि अब तो जाने वाले हैं जी। और दूसरा जो है ना वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं अपने सिर्फ रवैयों की वजह से। एक कॉलर है डॉक्टर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। मियाँ वाली से कॉल किए सलार ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से मुझे ये मशवरा लेना था कि मैंने ऑनलाइन कोई लॉस किया था 8 मिलियन के करीब। ओके। तो उसकी वजह से जो है ना मैं जिस्मानी और मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। ठीक। तो इसके हवाले से अगर डॉक्टर साहब कोई मशवरा देना चाहें कि चले ठीक है, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। सलार साहब बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन उनका लॉस हुआ है कोई 8 मिलियन तक, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है, तो वो उसमें से निकल नहीं पा रहे, उसके लिए क्या करें? जी सलार साहब, एक बात समझ लीजिए, ज़िंदगी रहेगी और सेहत रहेगी और ख़ास तौर पर जहनी सेहत रहेगी तो ऐसे कई मिलियंस आप कमा लेंगे। बेशक ऐसे ही। तो आप जो है ना वो, और आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ एक दिन है। हम ये जो गुजरा हुआ कल है इसके चक्कर में और आने वाले कल के चक्कर में अपना आज ख़राब कर देते हैं। तो आज जो है ना वो आपको चाहिए कि आप हेल्प लें, मेंटल हेल्थ को ठीक रखें, किसी डॉक्टर के पास जाएं अगर डिप्रेशन में, उसकी ट्रीटमेंट लें, और अगर आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत ठीक रहेगी तो ऐसे कई मिलियंस आप कमा लेंगे दोबारा। ये आपके, ये अल्लाह की मर्ज़ी है किसको कब देता है, कितना देता है। तो इसमें कोशिश करें, हिम्मत ना हारें। मुझे आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप एक जवान आदमी हैं, तो इसलिए अपना टाइम ना ज़ाया करें, फौरी प्लानिंग करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं लाइफ के, और किसी अच्छे बंदे से, किसी डॉक्टर से मिलें जो आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करे, और अगर जिस्मानी बीमारी है तो जिस्मानी बीमारी को ठीक करें, क्योंकि सेहत होगी तो अगला काम तो आप मजीद 8 से क्या 80 मिलियन भी आप कमा सकते हैं अगर आप यहाँ से मजबूत रहेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मेंटल हेल्थ, ये जब आप जाते हैं किसी की आदत करने भी, और जिस तरह आपने बात की कि एक एक लफ्ज़ आपका इम्पैक्ट रखता है उस पर्सन के ऊपर, वो पहले ही इतना अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा होता है, अपने आप को लेथार्जिक फील कर रहा होता है कि पता नहीं वो सही होगा, कब होगा, कितना बोझ है, बाकी मामलात कैसे चल रहे होंगे। फिर वहाँ पे जाके एक तो खुशगपियाँ भी लगाई जा रही होती हैं, बातें ऐसी की जा रही होती हैं, जैसे मैंने बात की कि मेल जोल और तफरीक का जरिया बना लिया हमने अयादत को, कि वहाँ जाके हमने खाना पीना है, महफिल सजानी है, बातें करनी है, उस पेशेंट का ख्याल नहीं रखा जाता है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत सी बात की है। कल्चर में काफ़ी चीज़ें, अच्छा कल्चर में जाना भी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। आप एयरपोर्ट पे जाए ना, ज़रा देखें कि लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, छोड़ने जा रहे हैं कितने सारे लोग, लेने आ रहे हैं कितने सारे लोग। ये हमारे कल्चर का खूबसूरत हिस्सा भी है। इयादत में भी इसी तरह से मामला है। अच्छा, ये थेरापेटिक प्रेजेंस जिसे कहते हैं कि जिसकी वजह से बंदा बेहतर होता है,
उसके कुछ रूल्स भी हैं। सही है। उन रूल्स को फॉलो कर लेंगे। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने ना हमें बनाया, अल्लाह ताला को पता है कि हम क्या हैं, तो उसने इस इयादत के लिए बड़े बड़े इनामात रखे हैं। कि हर चीज़ में हम कहते हैं ना कि बच्चे से क्या कहते हैं चाहिए, हाँ। कि भाई तुम नंबर आएंगे तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम बहुत अच्छा काम करो तुम्हारी तनख्वाह, तुम ऐसा करोगे तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे। इंसान की फितरत में शामिल है कि उसको रिवॉर्ड चाहिए जी। तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सी मैसेज दिया है कि भाई अगर तुम इयादत के लिए सोचोगे तो ही एक फ़रिश्ता जो है वो 80 साल तक तुम्हारे लिए दुआ करेगा। मतलब अल्लाह ताला ने बड़े बड़े किस्म के अट्रैक्शन हमें दिए हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए अट्रैक्शन का बाइस है। लेकिन तुम जहमत बन जाओगे तो फिर तुम्हें सज़ा भी है। वही आप वाली बात है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अब यूरोप को तो हम बुरा तो कहते हैं, लेकिन देखिए अब वहाँ पे कोई मिलने किसी से जाता है तो इजाज़त लेके जाता है, उसकी आसानी देख के जाता है। हमारे पास तो जैसे बैल बजी और पता चला कि एक मेला आ गया है, अब वो चाहे वो मैयत है चाहे वो बीमारी है, आपने खाने वाने खिलाने हैं, आपने ये सारी चीज़ें करनी, इसको देखना बहुत ज़रूरी है और इस पर हम बात करते रहें। अच्छा, 2 जगहें हैं, मैं हमेशा इस पर बात करता हूँ, 2 यूनिट्स हैं। एक तो घर सबसे बड़ा यूनिट है, यहाँ पे ये तरबियत देनी चाहिए, ये तरबियत इस पे बताना चाहिए कि बेटा किसी के पास जाना है तो पूछ के जाना है। बच्चियों को भी तरबियत देनी चाहिए, बच्चों को भी तरबियत देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले खुद अमल करना चाहिए। दूसरा एक यूनिट है जिसको हम तरबियती गाह कहते हैं। स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी इस पे बात करनी चाहिए कि भाई किसी के पास जाना है तो उसके क्या तरीक़े हैं, क्या आदाब हैं, ये सीख लें। हमारे पास हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि किसके पास जाके कैसे मिलना है। मैं एक वाक़या और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुँचें। हमारे पास एक मरीज़ था कि जिसको भी तकलीफ दे बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी, शिज़ोफ्रेनिया जिसको कहते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल खामोश रहता था। इसी तरह से एक विज़िट के अंदर खामोश रहता, 10-10 साल से खामोश है, बिल्कुल बात ही एक लफ्ज़ नहीं कह रहे। यानी आप बीमारी का आलम देखें, जवान बच्चा है, दोनों वालिदैन डॉक्टर है, अल्टीमेटली इसको यहाँ छोड़ के चले गए। अब एक स्टूडेंट जो है ना वो कहीं से इंटर्नशिप करने के लिए किसी तरह से आती है, उसको पता चलता है वो कुछ नहीं करती, वो साथ बैठ जाती। अब दोनों साथ बैठे बेंच पे, महीनों सालों चुप। वो आना है, उसने कभी टाइम मिलना है बैठ जाए, कोई बात नहीं आपस में हो रही। हत्ता कि फिर उसने बोलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू हो गया, तबीयत उसकी बेहतर हो गई। वो लड़की तो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसकी फैमिली उसको अपने घर ले गई और वो अब जॉब कर रहा है, उसकी शादी हो गई है। आप देखें कि खाली एक थेराप्यूटिक प्रेजेंस जो है और एक ऐसे आदमी की प्रेजेंस जिसका आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उसने कैसी मोटिवेशन और पॉजिटिव रेज उसके अंदर ट्रांसफ़र की कि वो बोलने लगा। नॉर्मल सिर्फ साथ बैठने का, यार हम वालिदैन के साथ नहीं बैठते, हम अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं बैठते, उनको टाइम ही नहीं देते। इस मोबाइल फ़ोन ने तो ज़िंदगी सबकी ख़राब करके रख दी, तो ये आदत कहाँ तक जाएगी। आप ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। जब भी आप एक जैसे लोगों के साथ आप देखिए जब बात करते हैं, मिलते हैं, तो आपके अंदर कितनी शानदार एनर्जी आती है। अदरवाइज आप थोड़े दिन चल नहीं सकता काम, ये चाहे कोई रिश्ता हो, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आप वरना वाइब्स आती हैं आपको। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। कोई गलतियां हर वक्त नहीं निकालते रहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप अच्छे लग रहे हैं, आज आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, या आपको कोई परेशानी है तो वो ठीक हो जाएगी अल्लाह की मदद से। इस तरह की पॉजिटिव बात करने वाले लोग जो है ना बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहा करें और ज़रूरत भी है हमारे माशरे को ऐसे लोगों की। तो जनाब, अयादत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि आप लोग भी जाएँ, ज़रूर जाया करें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज़ो क़ारिब के लिए, दोस्तों के लिए, फ़ैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए टाइम निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर अयादत करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ अयादत के आदाब हैं वो भी देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी देखें कि उनके ऊपर बोझ नहीं बनना है, उनका हौसला बढ़ाने जाना है, उनको डीमोटिवेट करने नहीं जाना है अपने अल्फाजों से। तो डॉक्टर साहब, आखिरी बात मैं कह दूँ कि जैसे आपने जो रूल्स की बात की है कि उनके पास जाके खाने के बजाय भाई खाना पका के ले जाया करें। एग्जैक्टली, ये खाना पका के ले जाया करें, उनके ऊपर बोझ ना डालें, उस दिन का खाना अपनी तरफ से ले जाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। ये डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आप आए, इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं घरेलू गैस कनेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इनके ऊपर जिस तरह ही पाबंदी ख़त्म हुई है तो उसके बाद जो है ना अंबार लग गए हैं, दरख्वास्तों के रश लग गया है। सुई नॉर्दर्न को एक महीने में 3,30,000 से ज़ायद न्यू कनेक्शंस की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जो बैकलॉग है वो कितना कंप्लीट हो चुका है, मज़ीद किस तरह इन कनेक्शंस को लगाया जाएगा और लोगों को किस तरह गैस की सहूलत दी जा रही है। सर्दियाँ आ गई, इसमें टाइमिंग क्या होगी, गैस आएगी नहीं आएगी, इस पर बात कर लेते हैं। राना फ़हद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़हद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद साहब, घरेलू गैस कनेक्शन पे जैसे ही ख़त्म हुई है पाबंदी, लोगों ने तो दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें देना शुरू कर दी है, रश बढ़ गया है। एक महीने में 3 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। देखिए, ये ना लोग कमो बेश कोई 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे घरेलू गैस कनेक्शंस का। हुआ ये कि जब नॉर्मल गैस कनेक्शन लग रहे थे उस वक्त ये होता था कि आप एप्लीकेशन दें, 3 साल के बाद आपकी एप्लीकेशन वेट होगी, उसके बाद आपकी बारी आएगी और वो आपका प्रोसेस शुरू होगा और आपका गैस कनेक्शन लग जाएगा। अब हुआ ये कि जो लोग बेचारे 3 साल से वेट कर रहे थे, वो अचानक जब उनकी बारी आई, और बहुत से ऐसे सार्फिन थे, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे सार्फिन थे जिनकी सर्विस लाइन लग गई थी और उनके सिर्फ मीटर लगने थे, और पाबंदी लगने के बाद वो मामला वहीं रुक गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो सुई नॉर्दर्न की तरफ से वो मीटर भी नहीं लगाए गए। तो अब वो 3 साल तो उन्होंने वो वेट किया एप्लीकेशन वेट होने के लिए, उसके बाद जो है वो 5 साल अब पाबंदी को हो गए। तो 8-9 साल तक जो है वो जिन लोगों ने सब्र किया गैस कनेक्शंस के लिए, फिर उनका सब्र का बांध टूट गया। अब जो है ना वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था और बड़ी तादाद में आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि अभी 1 माह हुआ है और 3.5 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो 3,30,000, तो उससे ज़ायद जो है वो एप्लीकेशन न्यू कनेक्शंस की सुई नॉर्दर्न को मौसूल हो चुकी हैं। और जो पीछे बैकलॉग था वो तो उन्होंने गैस कनेक्शन वो तकरीबन कुछ 14.5-15 लाख एप्लीकेशन थी जो उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है, उसको ब्रेक लगा दिया। अच्छा, नहीं वो कनेक्शंस किए हैं उन्होंने? नहीं, वो भी नहीं किए, वो एप्लीकेशन वो उन्होंने दी हुई थी ना, तो वो पाबंदी लग गई। अब बहुत से ऐसे तकरीबन को 3.5-4 लाख सार्फिन वो हैं जिन्होंने अपने डिमांड नोट पे किए हुए थे। ठीक है, अब जिन्होंने डिमांड नोट पे किए हुए थे ना, यानी कि जिनके वाउचर पे थे, अर्जेंट के डिमांड नोट पे थे, अब उनको इसमें अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। बस बेसिकली हुआ ये कि जब पाबंदी लग गई तो फिर उन्होंने पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। सही है, कि अब गैस कनेक्शन लगना ही नहीं है, तो फिर वो कैसे जो है ना वो सिस्टम का क्या करना था उन्होंने, तो वो सिस्टम सारा क्लोज हो गया। इनका शोबा होता है शोबा सेल्स, जो डिमांड नोट जारी करता है। सही है। उनकी तादाद भी, स्टाफ की तादाद भी बहुत कम है। ठीक है, तो अब जब अचानक इतनी ज़्यादा तादाद में एप्लीकेशंस आई तो फिर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया कि एप्लीकेशन स्टाफ कम। अब जब होता यह है कि जब आपकी एप्लीकेशन आती है तो आपको वाउचर जारी किया जाता है। वाउचर जारी करने के बाद वो 25,000 रुपये का वाउचर है, अर्जेंट वाउचर, वो जारी होने के बाद वो जमा करवाने के बाद जब जमा सार्फ करवा देता है, उसके बाद उस जगह का जो है वो सर्वे होता है। ठीक है, सर्वेयर अब इनके पास है नहीं। अब फर्ज करें, एक मैं बताता हूँ आपको, जो है वो इधर हरबंसपुरा की तरफ चले जाएं। हरबंसपुरा में एक सर्वेयर है सिर्फ पूरी जो है वो उसमें रीजनल ऑफिस में। सही है। इसी तरह एक 2 सर्वेयर हैं मुख्तलिफ रीजनल दफातर में, तो वो उनके लिए इतना ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही दिन में तमाम एप्लीकेशनों का विजिट मुकम्मल करके वापस आएँ, और इसलिए ये जो है वो ताख़ीर का शिकार है इस वक्त सूरत हाल। और हर सारिफ की ये कोशिश है कि वो सर्दियों से पहले अपना गैस कनेक्शन लगवा ले ताकि उसे एलपीजी की तरफ जाना ना पड़े, उन्हें जो है ना ये वाली गैस जो मिल जाए घर में आराम से सुकून से वो ले सके। अच्छा, दूसरा, तरजीही बुनियादों पर किन के मीटर्स लगाए जाएंगे गैस के? तरजीही बुनियादों पे उनके मीटर लगेंगे जो 25,000 रुपये पे करेंगे अर्जेंट फीस। जो नॉर्मल फीस वाले हैं वो तो कई हज़ार सार्फिन है, अभी तक उनकी तो बारी नहीं आई। जो 25,000 रुपया जो अर्जेंट फीस जमा करवाएंगे उनको तरजीही बुनियादों पे दी जाएगी, क्योंकि अर्जेंट वाउचर हैं वो। और जो पहले डिमांड नोट जमा करवा चुके हैं, जो पहले वाउचर जमा करवा चुके हैं 25,000 रुपये वाले, वो उनको भी तरजीही बुनियादों पर, यानी कि आप समझ लें कि जो जिन्होंने ये वाउचर जमा करवाए हैं
उनको तरजीह बुनियादों पे। मगर ये मैं आपको ये गैस बता दूं कि ये नॉर्मल गैस कनेक्शन नहीं है जी जी, ये RLNG के बेस्ड गैस कनेक्शन है। टैरिफ इनका RLNG होगा और RLNG गैस नहीं है, ये गैस वही है, ठीक है ना, मगर इसका टैरिफ चेंज हो जाएगा। पाइपलाइंस तो वही हैं, तो मगर इनका टैरिफ चेंज होगा। इनका टैरिफ क्या होगा? इनका टैरिफ जैसे एक आम सारिफ के लिए 700 रुपये पर MMCF है, ठीक है। अब इनके लिए वो क्या होगा? इनका रेट है मेरे ख्याल में इनका रेट जो है ना वो डॉलर के साथ चेंज होता रहेगा, उसकी कीमत के साथ बढ़ता जाएगा। इस वक्त 3300 रुपये है, ठीक है, यानी कि 500 गुना ज़्यादा है। सही है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये नए कनेक्शन वालों के बिल ज़्यादा आएंगे फिर? बिल तो बिल्कुल गैस के नॉर्मल मीटर से जो कुदरती गैस है, जो नॉर्मल कनेक्शन लगे हुए हैं, उनसे तो इनका कई गुना ज़्यादा होगा बिल। अच्छा, ठीक है, उस तरह का बिल इनका नहीं आएगा जैसे हमारा सर्दियों में 4-5 हज़ार 7-8 हज़ार तक आ जाता था। इनका 10-15 हज़ार रुपये तक आ जाएगा, 10-12 हज़ार रुपये तक, यानी कि जितनी गैस इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी, गैस जितनी इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से इन्हें वो वाला टैरिफ लगेगा। और वैसे भी अगर आप नॉर्मल भी इन दिनों में अब एक बल्कि सार्फिन के लिए मैं आपको बता भी दूँ आपके प्रोग्राम के तौर से कि इस दफ़ा टैरिफ है ना वो इस तरह चेंज किया गया है कि अगर आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी गैस 0.9 MMCFD से कम इस्तेमाल करते हैं, CF से कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फ़िक्स चार्जेस जो है वो 600 रुपया देना पड़ेगा। जो 400 से पहले थे वो अब 600 रुपया हो गया। 600 रुपया वो देना पड़ेगा पूरी गर्मियाँ, ठीक है, पूरी गर्मी, पूरा साल। अच्छा। और अगर आपका टैरिफ जो है वो चेंज हो जाता है 1.0 से ऊपर चले जाते हैं, आप 1.5 तक चले जाते हैं, तो आपका जो है वो फिक्स चार्जेस आप बढ़ के 1500 रुपये हो जाएंगे। और वो आपने पूरी गर्मियाँ देने आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें, वो पूरी गर्मी आपको देने पड़ेंगी। अगर 1.5 से आपका टैरिफ बढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर आपको 2000 रुपया, 2500 रुपया, इसी तरह आपका बढ़ता जाएगा वो। और वो आपको चूँकि आप अगर 0.9 से नीचे इस्तेमाल करते हैं गैस, तो उस वक्त तक आप प्रोटेक्टेड सारिफ हैं। जब आप इससे बढ़ जाते हैं तो फिर नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली तो सर्दियों में तो वैसे भी गैस का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड में से तो वैसे ही निकल जाएंगे। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, सर्दियों में गैस का बेहतरीन बचत का बेहतरीन हल ये है कि आप हीटर ना इस्तेमाल करें। गैस हीटर जो घरों में कमरों में लगते हैं वो ना लगाएं। तो फिर लोग क्या करें? सर्दी इतनी होती है तो लोग फिर क्या करें? लकड़ियाँ जलाना शुरू कर दें। अच्छा, उसका नुकसान ये है कि अगर आप ये 3 माह गैस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको पूरा साल बिल नॉन प्रोटेक्टेड वाला आएगा और फिक्स चार्जेस आपके 1500 से 2000, 2500, 3000 तक ऐड होंगे आपकी गैस के इस्तेमाल के हिसाब से। वो फिर आप सारा साल भी गैस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके बावजूद वो उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारा सिलसिला। इस वक्त गैस चूँकि अब सर्दियां आने वाली हैं, हर बंदा ही जो है वो जिसके घर पे मीटर नहीं लगा गैस का, उसकी कोशिश ये है कि मैं मीटर लगवा लूं। तो ये गैस के अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो कोई औकात-ए-कार भी चेंज किए जाएंगे, टाइमिंग, या गैस का बहरान तो नहीं आ जाएगा? अभी तक तो जो सुई नॉर्दर्न का मौक़िफ़ है उनके मुताबिक अभी तक तो उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि गैस का बहरान पैदा होगा। सही है। गैस उनका कहना है जिस तरह रूटीन में चल रही है उसी तरह चल रही है। जो खाने के औकात हैं उनमें गैस फराहम की जाएगी। मगर हम देखते हैं हर साल सर्दियों में जो इदारे कहते हैं वो पूरा होता नहीं है, ठीक है, उसके बरक्स ही होता है। तो गैस की सूरत हाल इस दफ़ा भी जो पिछली दफ़ा हमने देखी थी, मेरा ख्याल है कि उसी तरह वैसी की वैसी रहेगी। कोई इसमें इतनी चेंजिंग नहीं आ रही, क्योंकि जिन इलाकों में नहीं आनी ना उन इलाकों में गर्मी में भी नहीं आ रही थी, ठीक है ना। बहुत से ऐसे इलाके हैं कि उन इलाकों में मौसम गर्मा में भी गैस नहीं आ रही, ठीक है। अभी भी थोड़े दिन पहले भी एक प्रोग्राम, उससे पहले प्रोग्राम भी हम करते रहते हैं इस पे। तो जिन इलाकों में उन इलाकों में क्या मसला है, उन इलाकों में पाइपलाइंस का मसला है। बुसीदा और पुरानी पाइपलाइंस हो चुकी हैं, वो तब्दील होने वाली हैं। जब तक वो तब्दील नहीं होंगी उस वक्त तक वहाँ पर गैस का प्रेशर ठीक नहीं होगा। तो जिन इलाकों में रूटीन में आ रही है वहाँ पर तो आप देखेंगे जो रूटीन चल रही है उस तरह ये होता है कि बहुत सारे इलाकों बल्कि तमाम SNGPL के लाहौर के तमाम रीजन में रात को 10 बजे के गैस के बाद गैस नहीं आती है, बंद हो जाती है। उसके बाद सुबह 6 बजे आती है,
6 बजे से 10 बजे तक रहती है। सही है। 10 बजे के बाद फिर 2 घंटे के लिए बंद हो जाती है। फिर है। 12 बजे के फिर बाद वो आपके दोपहर के खाने के वक्त आती खाने के वक्त, हाँ जी। सही और वो 3-4 बजे तक रहती है, फिर 2 घंटे के लिए बंद हो जाती है, और फिर जब 6 बजे शाम को 6-7 बजे आती है, उसके बाद रात 10 बजे तक रहती है। तो यही सिलसिला जो है ये सर्दियों में भी ऑब्वियसली यही सिलसिला रहेगा, जिस तरह लास्ट ईयर भी हमने देखा था। तो जो घरेलू गैस कनेक्शंस पर पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है और अब नए कनेक्शंस लगना शुरू हो गए हैं। तरजीही बुनियादों पर उनके लगाए जा रहे हैं जो पैसे 25,000 जो अर्जेंट बेसिस पे जमा करवा रहे हैं। तो आप दुआई कर सकते हैं कि अगर आपने पैसे जमा करा दिए तो आपका गैस का मीटर लग जाए। राना फ़ाद हमारे साथ मौजूद है। फ़ाद साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।